इंडिया में घर इतने एक्सपेंसिव क्यों है? मैं आपको कहानी बताता हूँ रवि और निशा की। ये है रवि और निशा, बेंगलुरु में दो आईटी प्रोफेशनल्स जो 6 महीने से एक 3 BHK अपार्टमेंट की तलाश में। रवि कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें कोई ढंग का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। जो भी हमें अच्छा लगा वो हमारे बजट में है ही नहीं, और उनका बजट इतना कम नहीं है, 90 लाख का बजट है। पर वो कहते हैं कि सारे ढंग के अपार्टमेंट्स 1.2 से 1.4 करोड़ के बीच में ही है, और ये प्रॉब्लम मानो हमारे देश के सारे मेजर शहरों में। Houses are likely to get more expensive. Housing prices have been on a high for the past 2 years. Getting a home just got even more costlier. इनफैक्ट इस चीज को हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं PTI से, प्राइस टू इनकम रेशियो, जो कैलकुलेट होता है घर के एवरेज प्राइस को डिवाइड करके एवरेज हाउस होल्ड एनुअल इनकम से। अगर ये रेशियो 5 से कम है तो माना जाता है कि हाउसिंग मार्केट उस शहर की अफोर्डेबल है। पर इंडिया का PTI क्या है? 11। और इस इश्यू को ढंग से समझने के लिए मैंने अपने दोस्त प्रतीक से बात करी। और अगर हम एक लेवल नीचे जाएंगे ना, सिटीज की लेवल में, तो सिचुएशन तो और भी खराब है, स्पेशली कुछ शहरों की। फॉर एग्जांपल, कैन यू टेल मी कि किस शहर की सबसे खराब सिचुएशन होगी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी? मतलब आई थिंक दिल्ली सेंट्रल, मुंबई सबसे खराब हो सकता है बिकॉज बहुत महंगा है। दैट्स राइट। मुंबई का PTI इट्स 39 एंड न्यूयॉर्क, जिसको हमें लगता है कि बहुत अनअफोर्डेबल होगी, दैट इज 12। सो मुंबई इज 3 टाइम्स लेस अफोर्डेबल दैन न्यूयॉर्क सिटी। मतलब हम एक्चुअली गरीब नहीं है, एक्चुअली महंगा है। इनफैक्ट हाउसिंग इतनी अनअफोर्डेबल हो गई है हमारे देश में कि कम से कम 1/3 लोग मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो सवाल है क्यों? घर खरीदना इतना महंगा क्यों हो गया है हमारे शहरों में? हाय प्रतीक। हे मोहक, क्या ढूंढा है तुम? मुझको ये मिला, दाम इतने एक्सपेंसिव हैं हमारे शहरों में क्योंकि डिमांड इज much higher than supply. So for example, between 2016 and 2020, अगर हम इंडिया के 8 मेजर सिटीज को देखेंगे तो डिमांड थी 41 लाख घरों की, पर सप्लाई बस 10 लाख घरों की थी, which is a huge gap, right? And so obviously to any person it is logical कि ये डिमांड और सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस आर थ्रू द रूफ। और अगर आप एक लेवल डीपर जाओगे ना तो प्रॉब्लम और भी सीरियस है। 41 लाख घरों में से 21 लाख घरों की डिमांड मिडिल और हाई इनकम ग्रुप्स की है, पर सप्लाई 10 लाख का है। अब बच गए 20 लाख घरों की डिमांड जो लो इनकम हाउस होल्ड की डिमांड है। गेस करो कि इंडियन शहरों में ऐसे घरों की कितनी सप्लाई है? 25,000। सही सुना आपने, 25,000 सप्लाई और 20 लाख घरों की डिमांड, यानी कि हर घर के लिए 80 लोग उस घर को चाहते हैं। इनफैक्ट पिछले 5 में से 4 सालों में लोगों के EMI खर्चों में ग्रोथ उनकी इनकम से कई ज्यादा है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच है, और मेन प्रॉब्लम सप्लाई की है। और सप्लाई में भी हम माइक्रो फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं और मैक्रो की। स्टार्ट करते हैं मैक्रो के साथ। मैक्रो इशू में फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में इतनी सिटीज ही नहीं है, इतने शहर ही नहीं। बट इंडिया में तो बहुत शहर है मोहक, ऐसा तो नहीं है बट लाइक यू लुक एट द स्केल ऑफ आवर पॉपुलेशन, नहीं है। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। हर 1 करोड़ लोगों के लिए यूके में 4 सिटीज है, सेम नंबर US के लिए है, चाइना में 3 है, और इंडिया में बस 1। लेकिन मोहक, आई थिंक क्वेश्चन ये है कि लोग सिटीज में क्यों जाना चाहते हैं? अगर इतना स्पेस है तो घर कहीं और खरीद लो। आई थिंक प्रॉब्लम ये था कि अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, इसको 2 भाग में देख सकते हैं। एक है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है यंग इंडिया, और दूसरा है वर्किंग क्लास अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली सैलरी, पैसा कमाना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखो एजुकेशन में, तो इंडिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स को देखोगे तो उसमें से 33 सिर्फ 7 सिटीज में है, यानी कि सारा एजुकेशन सिर्फ इन 7 सिटीज के आसपास घूमता रहता है। यही चीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में भी हो रहा होगा। हाँ, आई थिंक सबसे इजी एग्जांपल तो IT इंडस्ट्री। अगर देखो, सब लोग IT में काम करते हैं, किसी को जाओ, सब इंजीनियर है इंडिया में। एंड जो सारे IT कंपनीज हैं वो अगेन 7 के 7 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स भी सिटीज में ही है। तो क्लियरली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इनफ सिटीज ही नहीं है। या एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों भाई? तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है जमीन, लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड अ सिटी, आपको ऑब्वियसली जमीन की जरूरत है, और इंडिया में वही चीज करना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार के पास फेब 2021 में बस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। अब ये 15,000 किलोमीटर आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर इंडिया की टोटल लैंड एरिया के हिसाब से ये बस 0.5% है। अब अगर आप इसी चीज़ को दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, यूएस में
गवर्नमेंट ओन्स 29% ऑफ द लैंड. Why does this matter? क्योंकि जब गवर्नमेंट ओन्स इट्स ओन लैंड, इट कैन बिल्ड अ सिटी वेरी इजीली. पर इंडिया में ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार के पास ज़मीन नहीं है. इसका मतलब है कि उनको लोगों से खरीदनी पड़ती है और उधर ही दिक्कत आती है. और ऑब्वियसली अगर सरकार ज़मीन ले रही है किसी से तो उनको ढंग का रेट भी देना होगा, और इसी रेट में प्रॉब्लम हो जाती है. अब क्योंकि सरकार अच्छा रेट दे नहीं पाती, इसी वजह से प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं. पर इसका एक सोल्यूशन है. हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी कहते हैं कि सरकार को पूलिंग मेथड यूज करना चाहिए. ये पूलिंग मेथड भला है क्या? इस मेथड में जो लोकल लोग हैं वो सरकार को अपनी प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए देंगे, और जब प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा जमीन का कुछ हिस्सा उनको वापस मिल जाएगा. तो मानो आपने इन लोगों को इक्विटी दे दी प्रोजेक्ट में. इसी वजह से ये भी लोग चाहेंगे कि प्रोजेक्ट डेवलप होए, रुके ना. अब इंडिया ने ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन करी है, पर वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुई. बट प्रतीक, देयर इज एक्चुअली गुड न्यूज़. रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रपोजल्स मांग रहे हैं 23 स्टेट से, जो 28 न्यू सिटीज बनाना चाहते हैं इंडिया के, विच इज ग्रेट. बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट दैट वी डोंट हैव प्लानिंग. द प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की. डू यू नो हाउ चाइना सॉल्व दिस प्रॉब्लम? I've actually been to China. So एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. चाइना ऑफ कोर्स बहुत बड़ा देश है एंड बहुत सारे लोग रहते हैं. इंटरेस्टिंगली वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैंड इज एक्चुअली ओन्ड बाय चाइना. प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं. तो अगर किसी को कुछ बनाना है या बिजनेस करना है, वो लीज करती है, जहाँ पे टेम्परेरीली वो लैंड उनकी हो जाती है, बट ओनरशिप नहीं होती. ओनरशिप गवर्नमेंट की है. तो गवर्नमेंट को जब कुछ बनाना हो, वो जाते हैं कुछ एरिया में, बोलते हैं यहाँ सिटी बनाना है, और वो बना लेते हैं क्योंकि लैंड उनकी है. ठीक है प्रतीक, सो वी अंडरस्टूड दैट लैंड एक्विजिशन इज अ प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम इज कि जो छोटे छोटे शहर है ना, जो टाउन्स हैं, जो गांव है इंडिया में, they are not growing, and which is why we are not developing new cities. For example, नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि on average बड़े शहरों में लोग 16% ज्यादा कमाते हैं छोटे शहरों से. तो मतलब अपॉर्चुनिटीज कम है वहाँ पे. एग्जैक्टली. और इस चीज के लिए हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा इन छोटे शहरों में, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना होगा, और एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा. अब इकोसिस्टम आपको थोड़ा वेग लगेगा, पर ये इकोसिस्टम ना बहुत पावरफुल है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. केरला की एक स्टार्टअप है ग्रीन किक सस्टेनेबल वेंचर्स. 2023 में उनको अपना बेस बेंगलुरु शिफ्ट करना पड़ा ताकि उनको अच्छे इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स मिल पाए, क्योंकि बेंगलुरु में एक अच्छा इकोसिस्टम है. उधर इन्वेस्टर्स, उधर वैसे ही सब कुछ है. और अभी आपने जेप्टो की भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि जेप्टो इतनी बड़ी कंपनी जो करोड़ों पैसे कमा रही है, जिनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, उनको भी बेंगलुरु आना पड़ा टैलेंट के लिए. तो अब अगर सारा टैलेंट बेंगलुरु में ही है तो ऑब्वियसली सारी स्टार्टअप्स उधर ही जाएंगी, और उसी वजह से उधर भसड़ बची हुई है. और एक्चुअली हमारी सरकार को पता है कि छोटे छोटे शहरों में प्रॉब्लम क्या है. इस रिपोर्ट ने 12 इंडियन शहरों को एनालाइज किया और उनको 17 इश्यूज मिले इन सभी शहरों में. जैसे इन शहरों का कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, डिफरेंट सरकारों में ढंग की कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है. और जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने शहरों को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक उधर टैलेंट नहीं आएगा. जब तक टैलेंट नहीं आएगा, उधर कंपनीज नहीं आएंगी. एंड यू नो व्हाट प्रतीक, हमारी कंट्री में ही एक एग्जांपल है जिसे दूसरी स्टेट सीख सकती हैं, एंड दैट इज तमिलनाडु. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू लुक एट द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ तमिलनाडु एंड कंपेयर इट विद कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, आप देखोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वेरिएशन तमिलनाडु में सबसे कम है. इसका मतलब है कि उधर इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आप कह रहे हो महाराष्ट्र में मोस्टली सारा हैवी लिफ्टिंग मुंबई कर रहा है, एंड मुंबई के वजह से ऐसा लगता है महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, बट एक्चुअली मुंबई का हटा दो तो यहाँ पे कोई परेटो प्रिंसिपल चल रहा है, जहाँ पे सारा काम मुंबई में एक्चुअली हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रेस्ट ऑफ द स्टेट में. एग्जैक्टली. इसी वजह से सबको अगर अच्छी जॉब भी चाहिए तो उनको मुंबई ही आना पड़ता है. अब तमिलनाडु में उन्होंने कई सिटीज बना दिए जहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है. जैसे उन्होंने टेक हब्स क्रिएट करे हैं, और ये IT पार्क्स ना एकदम फुल्ली मॉडर्न है. हाई स्पीड इंटरनेट है, ACs है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से कोई भी IT कंपनी है उधर सेटअप कर सकती है. उनको चेन्नई आने की जरूरत नहीं है. तो मेन पॉइंट ये है कि इंडियन स्टेट्स को और सिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी. अब आप यूपी को ही देखो ना, अगर यूपी इंडिपेंडेंट होता तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री होती. पर आप बताओ कि यूपी में कितने शहर हैं जहाँ अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. 8-10 जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, पर कहीं जॉब नहीं मिलती है. तो अब हमने मैक्रो फैक्टर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं माइक्रो फैक्टर की.
मेन फैक्टर है FSI, जिसको प्रतीक एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप देखोगे मैनहट्टन के अपने फोटोज या वीडियोस, या अगर आपने सूट्स देखा है तो आपने मैनहट्टन के देखे एकदम लंबे 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 बिल्डिंग्स हैं। इंडिया में नहीं है वो, स्पेशली बॉम्बे में उतने नहीं है जितने होने चाहिए, एंड इट्स कंट्रोल्ड विद दिस रेशियो कॉल्ड दी FSI। बेसिकली इट्स द 4 to area रेशियो और ऑल्सो दी FAR। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितना हाइट में बिल्डिंग बना सकते हो। बहुत सिंपल है, मान लो 4000 स्क्वायर मीटर्स का एक जगह है और उसका FSI 1 है। इसका ये मतलब आप ओनली फ्लोर एरिया उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इक्वल टू 4000 स्क्वायर मीटर्स। अगर 2 होगा तो मतलब 8000 स्क्वायर मीटर्स। इसका ये मतलब है या तो आप हाफ एरिया में बनाओगे 4 मंजिल का, या पूरे एरिया में 2 मंजिल का। इसके ऊपर आप एक्चुअली बना नहीं सकते हो। ये रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये नंबर 1 to 1.5 है। दिल्ली जैसे शहर में ये नंबर एक्चुअली कुछ 3.5 है, जबकि ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसको कंपेयर करोगे जैसे टोक्यो, जहां पे वो 20 से 25 जा सकता है। तो इसका ये मतलब है सेम एरिया में ज्यादा फ्लोर्स है, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं और स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ओके, तो इट साउंड्स लाइक कि अगर हम बस FSI इंक्रीज करते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, बट आई थिंक तुमको भी ये पता है, अगर सडनली दिल्ली का FSI हम 1.5 से 10 कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम बताओ। आई थिंक बिल्डिंग्स लंबी बन जाएगी, बहुत सारे लोग रहने लग जाएंगे, विच मीन्स यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन लाइक सिविक एमेनिटीज, राइट? लाइक कूड़ा साफ करने वाले के लिए तुम्हें बहुत सर्विसेज चाहिए होंगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि अब सडनली उस बिल्डिंग के पास जो मेट्रो स्टेशन है वो क्राउडेड हो जाएगा। इज द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? दे आर, बट इट्स ऑब्वियसली नॉट इनफ। अगर हम इन चीज़ों को साइड में भी रख देना, एक और प्रॉब्लम कि जो प्रोजेक्ट कमीशन भी होते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वो भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे मैं आपको बेंगलुरु का एग्जांपल देता हूँ। ब्रिगेड जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने अफोर्डेबल होम्स बनाना स्टार्ट किया। उनको एक प्रोजेक्ट मिला, उनको अप्रूवल्स मिल गए और सारे बिल्डिंग प्लान्स रेडी हो गए। प्लान था कि वो 12 टावर बनाएंगे जहां अफोर्डेबल घर होंगे। अब 6 टावर तो उन्होंने बना लिए, पर जो अगले 6 टावर्स हैं उनके लिए उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़े, क्योंकि बेसिकली जो लैंड का प्राइस है बेंगलुरु में वो इतना ज़्यादा था कि वो अफोर्डेबल घर बना ही नहीं सकते। इकोनॉमिक सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा इसलिए हम 6 टावर तो अफोर्डेबल बना सकते हैं, पर अगले 6 प्लीज़ हमसे अफोर्डेबल हाउसिंग मत बनवाओ। प्रॉब्लम बस ये नहीं कि ज़मीन कम है, प्रॉब्लम ये भी कि किसी को पता नहीं कि ज़मीन है कहाँ। 2023 की इस रिपोर्ट ने दिखाया कि सिर्फ 28% शहरों का एक मास्टर प्लान है। अब मास्टर प्लान नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि भाई मैं ज़मीन खरीदूं कैसे अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना हो। और सरकारी रेगुलेशंस के हिसाब से अफोर्डेबल घरों का मैक्सिमम प्राइस 45 लाख हो सकता है। अब सरकार ने दाम तो सेट कर दिया, पर ये दाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लैंड कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पाता। इसलिए कंपनीज कहती है कि हम अफोर्डेबल घर हमारे शहरों में बेच ही नहीं सकते। इनफैक्ट महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकारी एजेंसीज ने अफोर्डेबल घर बनाए जब उनको सरकार से सस्ती जमीन मिली, पर अब मानोगे नहीं कि वो भी फ्लैट खाली है। डीडीए ने नरेला इलाके में 45,000 फ्लैट्स बनाए, जिनमें से 85% खाली हैं, क्योंकि उधर ढंग की मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। एक और प्रॉब्लम है कि कई लोग घरों में बस इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं, जिसके पीछे कारण क्या है वो प्रतीक समझाएंगे। ऑफ कोर्स, देखो ये तो बहुत सिंपल है। दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, एंड आई थिंक आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है वो बोलता है मेरे पास तो 2 घर बैंगलोर में है, 2 घर वहां है। एंड जो लोग बहुत रिच है, दे स्टार्ट बाइंग मल्टीपल हाउसेज अक्रॉस, जिसका मतलब ये सप्लाई और श्रिंक कर जाता है। यानी कि लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख के और इसको इजीली 10, 20, 30 साल सोचते हैं। इनफैक्ट दे नेवर थिंक ऑफ इवन सेलिंग। एंड सबसे इंटरेस्टिंग इस ग्रुप में है एनआरआईज बाहर डॉलर्स में कमाते हैं और उनकी देश की कब याद आती है? हॉलिडे पे और घर खरीदने के लिए। दे बाय मल्टीपल हाउसेज अक्रॉस द कंट्री एज मच एज दे कैन। इनफैक्ट 2019 और 2020 के बीच में 10% ऑफ ऑल रियल एस्टेट इन इंडिया एनआरआईज परचेज किए थे। और कई लोग इन इन्वेस्टमेंट्स को यूज करते हैं अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए। इसको करने के लिए मानो रियल दाम घर का अगर 1 करोड़ है, पेपर में दिखाया जाता है कि दाम बस 50 लाख है, तो 50 लाख व्हाइट मनी में लिए जाते हैं और 50 लाख ब्लैक में, जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस में महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए मेरी फेवरेट लाइन इंडिया के बारे में है, व्हाटएवर इज राइट अबाउट इंडिया, द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। एक तरफ लग्जरी प्रॉपर्टी सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ रवि और निशा जैसे लोगों के लिए घर अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। तो ये था पहला एपिसोड मोहक के साथ, जहां हम दोनों क्रेजी एक्सपेंसिव थिंग्स को एक्चुअली ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज फॉलो दिस सीरीज एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।